नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। यू आर कॉर्डियली वेलकम, वार्मली वेलकम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवाणी नमे एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल to motivate our retiree friends, to mobilize our retiree friends, to propagate our views, issues and news of retirees to all sectors of society, all sectors of retirees, all sections of political parties, so as to government take care of our issues, to propagate and to go to the government directly. Please share as much as possible. और हमारे सभी साथी आंदोलित रहें। सभी हमारे जो रिटायरी संगठन उनके जो भी धरना प्रदर्शन आते हैं उनमें भाग लें, और ऑनलाइन जो भी उनके प्रोग्राम उनमें भाग लें। रिटायरी एक्टिविस्ट के शांतिपूर्ण सभी एडवाइसेस को फॉलो करें, ये निवेदन है। उसके साथ ही आपको मैं वीडियो लगातार बना के दे रहा हूँ और बता रहा हूँ, और गवर्नमेंट की कोनिवेंस में आईबी और डीएफएस ने हमारा ये अपडेशन ऑफ पेंशन रोका है, पेंशन का अपडेशन रोक दिया है। स्पेशल अलाउंस को पहले ही वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं कोर्ट में, हालांकि हम पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस दोनों को लेके गए हैं। स्पेशल अलाउंस को पहले ही एड्रेस नहीं कर रहे, और नवंबर 2012 के बाद के से जो रिटायरीज हैं और उसके बाद के जो रिटायरीज हैं उन्हें भयानक नुकसान है उसमें, क्योंकि स्पेशल अलाउंस में सारी बढ़ोतरी की इन्होंने। बेसिक पे में 2% और 17 में इन्होंने 2.5% और 22 में अभी शायद 3% बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत नुकसान है उनको। तो स्पेशल अलाउंस का पहले ही एड्रेस नहीं कर रहे इशू, और यूनियंस भी ठंडे बस्ते में है। कोई यूनियन स्पेशल अलाउंस पे ध्यान भी नहीं कर रही। हमने सबको कह लिया, लिख के भी दे लिया, बात भी कर ली, लेकिन उसे कहते हैं इसे छोड़ दो। फिर भी हम उसको मुद्दे को गर्म किए हुए हैं, लेकिन साथ में इन्होंने जो ये अपडेशन रोका है ये तो बहुत ही विभत्स है रिटायरीज के लिए, दुखदाई है रिटायरीज के लिए, पीड़ा और कष्टदायक है रिटायरीज के लिए। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, और कोर्ट में तो जो इशू चल रहे हैं जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे, हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। अब हमारा एक था, 2 केस थे 6 दिसंबर को, एक पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस का था। स्पेशल अलाउंस पे पेंशन कैलकुलेशन और दूसरा था अपडेशन ऑफ पेंशन। ये 2 इशू इकट्ठे थे एक ही केस में। और दूसरा एक ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का था। दोनों इन्होंने कोर्ट ने जुलाई में पोस्ट कर दिया, 8 महीने बाद। ये एक और पीड़ादायक है। मार्च में सिंगला जी का जो केस आ रहा है उससे उम्मीदें हैं, अगर उसमें कुछ होता है। हालांकि स्टेट बैंक का भी आएगा, पर उसमें पेंशन अपडेशन को मुझे लग रहा है उन्होंने छोड़ दिया। जो हम ये हाई पावर्ड कमेटी थी उन्होंने भी कुछ रिपोर्ट नहीं दी। तो यूनियन का ये हाल है। एक ज़माना था जब कॉमरेड परवाना थे शुरू में, HL परवाना, जिनके हम अमर होने की गाथा और गीत हमने खूब गाए हैं जब हम बैंक में थे। फिर कॉमरेड प्रभातकार आए, फिर कॉमरेड तारक आए, तारकेश्वर चक्रवर्ती। इन्होंने बड़ा अच्छा मैनेजमेंट करा, यूनियन को बड़ी गति दी। और DP चड्ढा और कॉमरेड सियाल भी इसी पीढ़ी में थे, तारकेश्वर से भी सीनियर पीढ़ी में थे वो। फिर PN तारकेश्वर चक्रवर्ती, PN तिवारी और दूसरे लोग आए। तो RP सिंह वगैरह थे, और थे सुंदरम थे, और DR थे। मेरे ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहे क्योंकि कुछ लोग साउथ के थे। तो लेकिन जब से ये आए हैं, वेंकटचलम आए हैं इधर स्टेट बैंक में, ये आ गए हैं अपना, ये क्या नाम है इनका, मिस्टर संजीव बंदलिस। इनके फादर भी पहले लीडर थे, उनके टाइम में स्टेट बैंक की ज़्यादा अच्छी के बंदलिस था शायद नाम उनका, वो बड़े नेता थे वहाँ उनके। लेकिन जब से इनके हाथ में कमाना है तो इन्होंने जो रिटायरीज के हित तो बेचे ही हैं, कर्मचारियों के हित बेचे हैं। स्पेशल अलाउंस लाने का मतलब है कर्मचारियों के हित बेचे हैं। हम तो जब सर्विस में थे हमारे हित बिके ना। तो ये एक घोर अन्याय और घोर निंदा का विषय है स्पेशल अलाउंस।
और फिर हेल्थ इंश्योरेंस को किस तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया। 2015 में 7,500 हेल्थ इंश्योरेंस देते थे हम लोग, और अब जो है 77,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। 4 लाख की पॉलिसी में 77,000, और उसमें कैप्स वगैरह का भी बड़ा चक्करबाजी है। और बार बार टीपे भी चेंज कर रहे हैं, पता नहीं किस कारण से कर रहे हैं टीपे इतने ज़्यादा लगातार फ्रीक्वेंटली चेंज, हमें नहीं पता। अच्छा, ग्रेजुएटी के 2 इशू हमारे पहले ही वो पड़े हुए हैं, और कॉम्पिटिशन का मुद्दा हमारा जो 15 से 12 वर्ष होना, ये मुद्दे हमारे गर्म हैं। हालांकि कुछ महिलाएं मेरे पास फ़ोन और मैसेज आते रहते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में वीडो जो है ना, अनमैरिड लड़की है, और अनमैरिड लड़की को पेंशन मिलती है, और हमारे यहाँ नहीं मिल रही है। मैंने सारे नेताओं को लिखा, और बीच में उनको भी चिट्ठियाँ लिखी थी, मेल वेल लिखे थे, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा और बात ही नहीं सुन रहा। तो खैर, लेकिन पेंशन अपडेशन का तो ऐसा गर्म मुद्दा है, और इस पर आंदोलन अब शुरू हो गया। हमने लगातार कई महीनों से, 3-4 महीनों से सारे संगठनों को कहा भाई प्रोटेस्ट लगाओ, बड़े बड़े प्रोटेस्ट लगाओ, ज्वाइंट प्रोटेस्ट लगाओ, लेकिन ये लोग तब तो माने नहीं। अब इन्हें दिख गया, चाहे खाल बचाने को, स्किन सेव करने को अपना कर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, अब ये कह रहे हैं हम अब लगा रहे हैं प्रोटेस्ट। अब ये और हाँ, ABRF तो कह रहा है हम डेलीगेशन लेके जाएंगे उनके पास कि उन्होंने बढ़िया समझौता करवा दिया है एक्सग्रेशिया का। और UFBU बड़े पम्फलेट जारी कर रहा है कि ये था कारण, वो था कारण, मैंडेट नहीं था इनके पास। IB कह रहे भाई तुम काहे की मर्ज की दवा थी, क्यों कर लिया तुमने 12 महीने में, मत करते सेटलमेंट जब मैंडेट नहीं था। हर साल तुम किसी ना किसी उसे पहले लगाते हो और फिर उसे छोड़ देते हो, मुद्दे को ऐसे ही स्पेशल अलाउंस का पहले लगाते हो फिर उसे छोड़ देते हो। तो ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस का तुम क्या कर रहे हो, तुम हम पेंशनर्स के हितों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो, क्या उन्हें हितों को बेच रहे हो, या हित क्या कर रहे हो, बताओ ना उन चीज़ों को। हमने सबसे पूछा, मिस्टर संजीव मदलिस कहते हैं 1 लाख करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, 1 लाख करोड़ नहीं है। और एक इन्होंने पैम्फलेट जारी करा कि 10 रुपये अगर हम 12 रुपये अगर हमें देने पड़ते हैं, जैसे इनके घर से जा रहे हो 12 रुपये अगर देने पड़ते हैं, अभी UFBU जारी करा, तो 185 रुपये का प्रोविज़न करना पड़ता है, और एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसा नहीं है। तो और फिर वो उस 185 का क्या होगा, वो तो उसके ब्याज 8.5% है, उसका ब्याज लगा रहे हो 6.5%। जो हमारे रेगुलेशन है, हमारा MOU 1993 और स्मॉल कमेटी मीटिंग 94 की, और फिर नए BEPR 95 1995 35(1) अपेंडिक्स 1 जो अमेंडमेंट इन 2003, इसके अलावा एक 1997 में जो है स्ट्राइक को लेकर के IBA और UFBU की बैठक हुई थी, उसकी मिनट्स में भी क्लियर कट लिखा हुआ है कि भाई ये जो है रिजर्व बैंक के पैटर्न पे है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पैटर्न पे है जो पेंशन बैंक में है। ये सभी जगह ये चीज़ लिखी हुई है। वो इन्होंने 1995 के उसमें पता नहीं क्या बता रहे हैं कि हमने उसमें नहीं लिखा। अरे भाई क्यों नहीं लिखा, जो इनेक्टमेंट हमने तो अपना ऑप्शन दे दिया 1993 के MOU के बाद कि भाई हमारा PF डिडक्ट पेंशन, आपने हमारा PF ट्रांसफ़र कर लिया उधर, हमसे PF ले लिया, तो यू आर बाउंड कॉन्ट्रेक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सीधा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही हो गया है, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आपको पालन करना पड़ेगा। हमें इसका क्या मतलब है कि भाई पैसे नहीं है, पहले तो ये गणनाएँ गलत हैं। करीबन 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है, आप कह रहे हैं हाँ इतना पड़ रहा है, उसमें भी 4400 करोड़ आपने सेकंड ऑप्शन के टाइम में जमा नहीं कराए। 4000 करोड़ या 4400 करोड़ आपको जमा कराने थे, आपने स्टाफ से तो ले लिए 1600 करोड़ प्लस 1000 करोड़ ब्याज 156% करके, 100% के बजाय PF ले लिया उनसे तो, और वो जमा करा दिया 2600 करोड़, और 4000 या 4400 जितने भी करोड़ थे वो आपने जमा नहीं कराया। क्यों नहीं कराया भाई? उसका ब्याज लगा के 14 साल में 16 से 20 करोड़ बैठता है। वो 20 करोड़ आप 20 करोड़ नहीं 20,000 करोड़, वो 20,000 करोड़ आप जमा कराओ पेंशन फंड में, पेंशन ट्रस्ट फंड में, आप जमा नहीं करा रहे, और ऊपर से कह रहे हैं। और ऐसे ही फैमिली पेंशन का आपने कहा था कि 18,000 का थोड़ा ही बैठ रहा है, वो तो बहुत कम बैठ रहा है, 70,000 लोगों का पूल है उसमें, और 15 से 30% करी। दूसरी बात 50% पेंशन मिलनी थी जो आदमी मरा है, उसका तो 20% वैसे ही उसमें बच गया तुम्हारे पास। और जब तुम 15% दे रहे थे इतने दिन तक,
तो 50 माइनस 15 35% तो वैसे ही तुम्हारे पास उसका पैसा बच गया। पीएफ पेंशन फंड में तुम कह रहे हो इम्प्रूवमेंट में पैसा फालतू गया, उस जो उसने छोड़ दिया तुम्हारे पास 35% और 40%, उसको तो तुम जोड़ नहीं रहे, और जो उसको दे रहे हो स्पाउस को, उसको तुम फैमिली पेंशन में बता रहे हो कि ये बर्डन आ गया। बर्डन कैसा है, वो उल्टा उसका फालतू बैठता है तुम्हारे पास। तो ये चीज़ें हैं जो विचार करने की है, विश्लेषण करने की है। और यूएफबीयू के जो नेता हैं, हमने सारे नेगोशिएटिंग टीम के जो सारे साइनिंग अथॉरिटी है उनसे सबसे बात करके देख ली। एक के भी कान पे जू नहीं रहती, वो श्री वेंकटचलम जी हैं, वो तो कहते हैं कि आप कोर्ट में क्यों गए, कोर्ट में क्यों गए, कोर्ट में क्यों गए। सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा था मैं तुम्हारा नेता नहीं हूँ, रिटायरी हो तुम, तो अरे नेता नहीं, तो तुमने क्यों ये सारे जितने भी करे डीए 100% डीए का क्यों करा, फैमिली पेंशन का क्यों करा, और उससे भी पहले तुम और एक्सग्रेशिया का क्यों करा, जब तुम हो ही नहीं हमारे नेता। और तुम ऐसे नेता हो जो रिप्रेजेंट कर, हमारा नाम कहते हो कि हम रिप्रेजेंट है, जब वहाँ बैठते हैं तो कहते हो कि रिप्रेजेंट, मैं रिटायर हूँ, मैं तो रिप्रेजेंट करता हूँ, हमें कहते हो हम तुम्हारे, वो नहीं है रिप्रेजेंट। और मिस्टर ये संजीव बदलिस कहते हैं 1 लाख करोड़ चाहिए। भाई अगर तुम 8 लाख 7,60,60,000 जितने भी रिटायरी हैं उनका क्यों नहीं दे रहे पैसा, इतने लोगों के हितों को तुम बर्बाद किए हो, दो उनको जैसे भी हो। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने तो कहा था एमओएफ ने और फाइनेंशियल सेक्रेटरी के हाई ऑफिशियल्स ने एफिडेविट दिया था मुंबई हाई कोर्ट में, जब आरबीआई का हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया उससे पहले इन्होंने पूछा तो इन्होंने एफिडेविट दिया था कि अगर हमने इनका पेंशन रिवीजन कर दिया तो हमें ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स का और बाकी फाइनेंशियल सेक्टर का भी करना पड़ेगा, हमें पेंशन रिवीजन अपडेशन करना पड़ेगा, इसलिए नहीं हम कर रहे। उन्होंने इसको नज़रअंदाज करा, इसका कोई मायने नहीं, इसे करिए आप रिजर्व। फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले इसको लागू करें आप, तब हमारे पास आना। अब इन्होंने लागू करके फिर वहाँ यूनियन ने स्ट्राइक कर दी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए भी नहीं। तो ये तो इम्प्लाइड है कि भाई तुमने पहले क्या रखा कि इनको देना पड़ेगा हमें, अब क्यों मुँह कर रहे हो तुम बात से। तो ये धांधलेबाजी हो रही है। और जो ये नए यूनियन के नेता हैं यूएफबीयू के, ये मतलब इनका सारों का रोल इस तरह का है जो एंटी रिटायरीज को बेच खा रहे हैं। और मिस्टर प्रकाश जी हैं जो गुजरात के हैं, उन्होंने सही कहा कि भाई उनके 100 पे लगे घी को ये चाट रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। तो सही कहा उन्होंने, क्या गलत कहा है। और ये सरासर बेईमानी है यूएफबीयू की भी, एआईबीए की भी, डीएफएस की भी। और फाइनेंस मिनिस्टर ने तो कई बार कहा था कि भाई मतलब जो है ये 73rd जो एजीएम थी आईबीए की कि इनको मिलना चाहिए, सारे इनके इशूज सेटल होने चाहिए रिटायरीज के, और इनको फैमिली का मेंबर माना जाना चाहिए, इनका सौतेला व्यवहार नहीं कराना चाहिए। और ओआरओपी की बात भी कही थी, और एक अखबार के इंटरव्यू में भी पहले उससे कही थी। और उसके बाद जो है आईवा पार्क और बीएमएस के जो लीडर्स हैं वो भी उन्होंने बताया था कि हमें कहिए। फिर अब ये क्यों मुकर रहे हैं उस चीज़ से, अब तो सरासर मुकर गए। ये डबल क्रॉस है फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी और गवर्नमेंट का भी। तो हमें तो गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री और सभी लोग जो है डबल क्रॉस कर रहे हैं, और हम इसका घोर निंदा करते हैं। और ये जितने भी बैंक एम्प्लॉयज़ हैं 98% बल्कि 99% बीजेपी के वोटर हैं। ये धक्का दे रहे हैं अपने वोटर्स को कि तुम मरो उधर जा कर के। हम लोग तो नेशनलिस्ट लोग हैं, बैंक वाले शांतिपूर्ण धरने करते रहे हैं और तनख्वाह कटवाते रहे हैं अपनी। अब 4 फरवरी को धरना है एक तो IBRAW के, उसमें और सब बैंक वाले आएंगे एक तरफा, हमने सबसे बात कर ली। और फिर आईवा पार्क का भी धरना है, और वो दूसरे भी संगठन कर सकते हैं। हम तो कहते हैं सारे मिलके करो 2-3 धरने, और मेट्रो सिटीज़ और स्टेट कैपिटल्स में और बड़े शहरों में, जैसे इंदौर वगैरह हैं, ये बड़े शहर हैं, राजकोट हैं, कानपुर, नागपुर हैं, ये बड़े शहर हैं स्टेट कैपिटल के अलावा, लुधियाना वगैरह हैं, ये बड़े शहर हैं। इनमें जलंधर है, अमृतसर, जलंधर, ये इनमें करो धरने। और भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं इसके अलावा स्टेट कैपिटल्स के, उनमें धरने प्रदर्शन करो और हिलाओ गवर्नमेंट को। ऐसे थोड़ा ही है, इलेक्शन में भी तुमने कहा रोटी पूरी नहीं देंगे, टुकड़ा देंगे, एक्सग्रेशिया इज ए टुकड़ा।
हमारा अधिकार संपूर्ण रोटी पे है। हमारे सारे इशूज पेंडिंग डाल दिए। ये घोर अन्याय और कलयुग की पराकाष्ठा है। आप कह रहे हैं अमृत महोत्सव काल है, अमृत महोत्सव चल रहा है, राम मंदिर बन रहा है, नमन करते हैं। नई संसद बनी है, नमन करते हैं। डिफेंस सेक्टर मजबूत हो रहा है, नमन करते हैं। हमारी भारत की कूटनीति और डिप्लोमेसी उच्च स्तर पर जा रही है, हम नमन करते हैं। सब नेशनल इशूज को नमन करते हैं। और गरीब सेक्टर को भी चलो आप जो दे रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे से कि भाई गरीब हैं तुम्हारे 21 करोड़ और उनमें से 15 करोड़ 6 करोड़ हैं अति करीब और 15 करोड़ हैं गरीब, मतलब टोटल 21 करोड़ 81 करोड़ को आप फिर राशन दे रहे हो। ये वोट कैचिंग के लिए दे रहे हो। फिर तुम स्वर्ण हमारे टैक्स के पैसे से 51 करोड़ लोगों को ये दे रहे हो। आयुष्मान गोल्ड कार्ड 5 लाख तक का फ्री, और हमें दे नहीं रहे तुम। हमसे 1-1 लाख रुपए हमारा जो पीएफ का पैसा सारा तुमने चीटेड एंड लूटेड कर लिया है, वो हम उसमें लगा देते हैं। और हमारे 20-25% ही लोग बीमा ले रहे हैं ये जो स्कीमें लेके आए हैं। तो ये सब निंदा के कारण हैं। और हमें जो हमारा पेंशन अपडेशन का राइट बैठता है वो, और स्पेशल अलाउंस का, स्पेशल अलाउंस वालों को 12 वालों को तो कुछ मिल भी नहीं रहा इसमें सेटलमेंट में पेंशन अपडेशन के, फिर भी हमें पेंशन अपडेशन के लिए चिल्ला रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भैया स्पेशल अलाउंस का मसला होना चाहिए। कोर्ट में तो हम हैं, जो भी होगा कोर्ट क्या करती है हमें नहीं पता, वहाँ तो वकीलों का खेल है। इतने पैसे हमारे पास होते नहीं कि बड़े बड़े वकील कर लें। मान लो हरीश साल्वे जैसा वकील होता, करा देता तैड़ फैड़ जल्दी, और कोर्ट भी बना देती 10-10, 15-15, 20-20 दिन का टाइम मुकदमा सुनने के लिए। अब हमें 8 महीने लटका दिया। भाई क्या सेंस है कि 8 महीने में तुम डेट दे रहे हो जुलाई के 6 दिसंबर के बाद। और क्या सेंस है सीनियर सिटीजन की, तुमने जो है सिंगला वाले के इसमें भी ऐसे ही दिसंबर नवंबर से उठा करके उसको मार्च में शिफ्ट करा। इतना सिंगला जी तो मर गए, MC सिंगला, और लगातार लोग मर रहे हैं। अभी मेरठ के एक मेरे साथी हैं वो एक्सपायर हो गए, मिस्टर MM अग्रवाल। और भी बहुत सारे लोग रोज़ जगह जगह मर रहे हैं ये लोग सीनियर सिटीजन, क्योंकि वो बेचारे उनके वो हो जाते हैं, शरीर धीरे धीरे उसका ह्रास होने लगता है। तो कोई ना कोई सर्दी हो, अब जैसे अब सर्दियाँ 2-3 महीने में निकल जाएंगे बहुत सारे लोग, ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन इस बात की कोई ध्यान नहीं है, इस बात पर कोई विचार नहीं है। सीनियर सिटीजन्स को इतनी लंबी डेट, हमें नहीं पता कैसे और क्यों। और अगर ये ऐसी न्याय प्रणाली है तो इसकी भर्तना होनी चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए। हर चीज़ में सुधार होते हैं, न्याय प्रणाली में भी होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने तो कहा सीनियर सिटीजन के केस को जल्दी देखो, क्यों नहीं देख रहे। अब हमें पता नहीं कि जब चीफ जस्टिस ने कहा तो उसकी बात का क्यों नहीं कॉग्निजेंस लिया जा रहा। अब बाकी देश में जैसे भी हालात हैं, पर ये ज़रूर है कि रिटायरीज़ के लिए मरने जैसे हालात कर दिए इन्होंने बैंक रिटायरीज के लिए। गवर्नमेंट के जो बाकी रिटायरीज हैं उनको तो आप फटाफट पे कमीशन के साथ साथ उनका पेंशन रिविजन करते हो। और DS ना करा केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने लगा रखे हैं सारे केस अपने उसमें, कि पेंशन रिविजन, पे रिविजन एंड पेंशन रिविजन बोथ आर इनसेपरेबल, अलग अलग नहीं किया जा सकता। एंड पेंशन इज नॉट बाउंटी, बाउंटी नहीं है, इनाम नहीं है, दिस इज़ द राइट ऑफ पेंशनर। उसने 40 साल आपके यहाँ अपनी सारी ज़िंदगी घूम दी है, उसी में से तुम पेंशन देते हो, कोई अपनी जेब से थोड़ा ही देते हो तुम पेंशन। उसका जो कंट्रीब्यूटरी फंड है तुमने लगा लिया कि 82 साल तक का हर आदमी जीवित रहता है और 82 साल तक का वो उसका वो काट लो, 82 साल का हिसाब लगा लो उसका। 82 साल कहाँ रह जाते, तो आप गूगल में पढ़ के देखिए, इतने तो अकल का अंधा कोई नहीं होता। गूगल में ही सर्च कर लो, बड़े बड़े जो मेट्रो सिटी हैं वहाँ तो 71-72 साल है एवरेज एज, और जो छोटे शहर हैं उसमें उससे भी कम है, क्योंकि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ का अभाव और जागृति उतनी नहीं होती। और तो फिर आप किस हिसाब से कह रहे हो कि भाई वहाँ ये है इतना ज़्यादा, मतलब जो है 82 वर्ष तक जीता है, तुम उसका पैसा जो वो छोड़ के मर जाता है और इसका स्पाउस
तो उसे कहते हो इम्प्रूवमेंट में हमने लोड फैक्टर, मतलब इसमें जो है बढ़ गया हमारा। अरे भैया वो छोड़ के गया तुम्हारे पास, 50% ले रहा था वो, तुमने उसकी वाइफ को दिया 15%, अभी तक 15 ही दे रहे थे ना, अभी 2 साल से 1 साल से देना शुरू करा तुमने ज़्यादा, तो वो तो 35% और 40% छोड़ के गया तुम्हारे पास, तो उसमें से ही तो दोगे तुम, या कहाँ से दोगे? ना कोई इसमें लोड बढ़ गया, ये फैक्टर हो गया, इसमें हमने प्रोविज़न करना पड़ा। कुछ प्रोविज़न नहीं करना पड़ रहा आपको, आप सिर्फ कहने के लिए प्रोविज़न करते हो, कोई प्रोविजनिंग नहीं। तुमने तो 4400 करोड़ वो रख लिए सेकंड ऑप्शन में। एक तुमने क्या है वो एक्चुअरी बैठा रखी है, वो एक्चुअरी पता नहीं किस हिसाब से देती है। जब सेकंड ऑप्शन दिया था पेंशन का, आपकी नीयत थी उस टाइम देने की, और यूनियन की भी यूएफबीयू की नीयत थी, चूँकि वो सर्विंग एम्प्लॉयज़ थे, वरना चक्का जाम कर देते तुम्हारा और तुम बैठ जाते अपना। तो तब तुमने क्या करा था, 2 एक्चुअरी और इंडिपेंडेंट की थी अपॉइंट, एक कोलकाता की थी शायद और एक शायद बेंगलोर या साउथ की कहीं की थी। उन्होंने कहा 6600 करोड़ खर्चा आएगा, बर्डन होगा सेकंड पेंशन ऑप्शन में, और तुमने इसने कहा जो प्रेजेंट ये अब है, जब भी थी इसने कहा कि 18,000 करोड़ होगा। तो इतना डिफरेंस है इसकी कैलकुलेशन में। अरे भाई इसमें भी तुम 2 इंडिपेंडेंट एक्चुअरी वो कर लो, अपॉइंट कर लो, उनसे ले लो कि भाई क्या खर्चा आएगा क्या नहीं आएगा। और रिजर्व बैंक में कितना आता, 730 करोड़ के करीब आता। 33,000 एम्प्लॉई में रिजर्व बैंक 25% उनका इंक्रीज हुआ था, तो लगभग उसी हिसाब से हमारा आएगा। ये बैठता नहीं ज़्यादा, ऐसे ही बैठता है 5-10 हज़ार करोड़ के बीच में। पता नहीं कहाँ से गवर्नमेंट आईबीओ और यूएफबीओ कैलकुलेशन लेगा। यूएफबीओ तो मृत प्राय है, उसे जो है विरोध करना भी नहीं आता गवर्नमेंट का, आईबीए का, डीएफएस का विरोध करना भी वही, मतलब तुम जो है उनके जो उन्होंने कहा तुमने मान लिया। अरे जब उन्होंने कहा मैंडेट नहीं हमारे पास, बंद कर देते टॉक्स की, भाई मैंडेट ले आओ तब करेंगे। तुमने तो लिखा था ना चार्टर में, सीओडी में चार्टर में तो लिखा था पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस। जब उनके पास था ही नहीं, कहते हैं कि भाई ये कोर्ट में, कोर्ट का तो एक ही इलाज है, उसमें एक लाइन एग्रीमेंट होने के बाद लिख दो कि सब्जेक्ट टू द कोर्ट डिसीजन। जितने हम प्रमोशन होते थे सब में यही लिखा जाता है, सब्जेक्ट टू द कोर्ट डिसीजन। कोर्ट केस का नंबर डाल दिया जाता था कि उसके डिसीजन के आधार पे जो होगा। और वो सारे प्रमोशन आज तक चल रहे हैं, किसी का भी नहीं ख़त्म हुआ प्रमोशन। तो ये उसका इलाज है। और या तुम म्यूचुअल कंसेंट कर लो, कोर्ट में दाखिल कर देना अपना। स्टेट बैंक में हुआ नहीं ऐसे ही 40 से 50% जो करा उन्होंने कर लिया, कमेटी बनाई वो कर ली, क्योंकि उसे करना था वो। कोर्ट के तो कोर्ट में चलते रहते हैं, केस सेटल हो जाते हैं, ये तो सारे के सारे बड़े बड़े केस नहीं मिटते हैं। ये तो कोई, अब तुम 7.5 लाख लोगों का 7,60,000 या 30,000 जितने भी होंगे, 7,60,000 हैं या 68 हैं, इतने लोगों का हक दबा के बैठे हो। उनकी प्रॉपर्टी है एक तरह की, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई तुम उसे कर रहे हो। और उसको मतलब जो है उधर खंडेलवाल कमेटी का जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर जो ये देना था आपको इंश्योरेंस, वो दे नहीं रहे आप मेडिकल इंश्योरेंस। वो एग्जीक्यूटिव 25% जो है प्रॉफिट का स्टाफ वेलफेयर में इन्हें जाना है, रिटायरी स्टाफ को मिलता ही नहीं। वो सब्सिडी पहले तो देते ही नहीं, 5,000 सब्सिडी कर दी, क्या होता है 1 लाख रुपए के इंश्योरेंस देना पड़ रहा है हमें। 1 लाख रुपए कहाँ से लाएं भाई हम? 1 लाख रुपए हमारे स्टाफ लोग और हम लोग, कोई जो पैसा था पीएफ का वो सारा तुमने इसमें निकाल दिया हमारा। तो ये घोर अन्याय का यार। हम निवेदन करते हैं गवर्नमेंट से, हम निवेदन करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, हम निवेदन करते हैं डीएफएस और आईबीए से। और यूएफबीए तो निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है। उनसे हम फ़ोन पे सबसे बात कर ली, कोई हमारा हल नहीं रखे। सब कहते हैं 2 लीडरों को छोड़ के बाकी ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। अरे साथ से क्या होता है, तुमने साइन तो ऐसा एग्रीमेंट कर लिया, तुम इंडिपेंडेंट एक्चुअरी बैठवाओ ना उसमें। 2 इंडिपेंडेंट एक्चुअरी, जैसे सेकंड पेंशन ऑप्शन के टाइम में बैठी थी 2 इंडिपेंडेंट एक्चुअरी अपॉइंट हुई थी, उनका उन्होंने इतना फ़र्क था, उन्होंने 18,000 करोड़, इन्होंने दिया 6600 करोड़, मतलब 3 गुने का फ़र्क है। और तब इन्होंने कर दिया, और उसका पैसा उनसे तो ले लिया है 26,000 करोड़ 156% में, जो सेकंड ऑप्शन जिन्होंने दिया था पेंशन का। और तुमने अपना जमा नहीं करा पेंशन ट्रस्ट पेंशन फंड में। और हमें तो ये भी जानकारी मिल रही है, लोग बाग बता रहे हैं, सीनियर बहुत लोग बाग जिनको जानकारी है, जो स्टडी करते हैं, उन्होंने शुक्ला जी ने हमें बताया, GN शुक्ला जी हैं इलाहाबाद के, और भी लोगों ने, कि तुमने जो VRS दिया था उसका पैसा भी इस पर डाल दिया, इसका लोड भी इस पर, क्या नाम है, पेंशन ट्रस्ट फंड पे क्यों डाल दिया भाई तुमने उसका। और एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी जो जा रही है इसमें से जा रही है, क्यों जा रही है? वो कोई बैंक के सर्वेंट थोड़ा ही है, वो तो गवर्नमेंट के सर्वेंट है, अलग है उनका। तो उसमें से 2 प्रॉफिट एंड लॉस में से, इसमें से क्या मतलब पेंशन फंड में से क्यों दे रहे हो तुम उनकी?
तो ये तुम इसका जो है ना क्षरण कर रहे हो, पेंशन फंड का, पेंशन ट्रस्ट फंड का क्षरण कर रहे हो। मतलब उसमें जो है वो लगा रहे हो सेंध एक तरह की। तो ये निंदा की बातें हैं और रिटायरी साथियों को इसके ऊपर जो है निंदा करनी चाहिए, हमारे लीडर्स को करनी चाहिए रिटायरी। और इसमें भी एक कोर्ट केस लगा दो और क्या होगा, जो होगा 100-200 साल 500 साल में जब भी सेटल हो जाएगा। राम मंदिर का मुद्दा 500 साल 450 साल में सेटल होगा, ये भी बाद में ही हो जाएगा 500 साल में, अगर नहीं होता अभी तो। और क्या कर सकते हैं हम, तो और कुछ कर नहीं सकते। बाकी हम तो इस हिसाब से जो आगे आने वाली होंगी 200 400 500 साल में पीढ़ियाँ, उनके काम आ जाएगा। हमारे तो लिए तुम करना ही नहीं चाहते कुछ, तुम तो ये चाह रहे हो कि भाई हम मरें फटाफट। और ये जो हमारी स्कीमें तो 30 40 50 साल में 30 34 तक लोग आएंगे इसमें, फिर 10-20 साल में वो सब मर जाएंगे। तो आप ये देख लो 10 20 30 35 साल का ये रहेगा हिसाब किताब। 35 साल बाद सारा पैसा गवर्नमेंट अपना इसे रख लेगी जो बचेगा, और उनको जिसके इन्वेस्टमेंट में से उन्हें दे दिया, उन्हें अपडेशन नहीं दे रहे, उन्हें कुछ नहीं दे रहे। घोर निंदा का कार्य है। साथियों सब एक हो और इसके खिलाफ जाए कोर्ट में भी जाना पड़े और प्रोटेस्ट करो सब जगह, और गवर्नमेंट को बाध्य करो, बड़े बड़े नेताओं से इनसे मिलो, इन्हें कहो, फ़ोन करो लगातार, और नेगोशिएटिंग कमेटी और इन सब को फ़ोन करो, IBA के चेयरमैन वगैरह को सब, और घेरो भैया, इन्हें घेरो, तब काम चलेगा। इन्हें समझाओ अपनी बात। हम तो कहते हैं कोई हमें टाइम दिलवा दे तो हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, हमने कई जगह कहा भी, और चीफ जस्टिस से मिले कि साहब हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारा ये दर्द है और हमारी ये पीड़ा। हमारा तो नेगोशिएटिंग चेयरमैन जो है मिस्टर एम.एन. राव सेंट्रल बैंक के, उनको भी हमने कई बार फ़ोन लगा लिया, उनके सेक्रेटरी को दूसरे भी फ़ोन वहाँ से आया भी था कि भाई आप क्यों बात करना चाहते हो अपनी पीड़ा। हालांकि उन्हें पता ही होगा, क्योंकि मेल वेल तो हम करते रहते हैं, एक आध तो पढ़ते ही होंगे, ज़्यादा नहीं तो और भी लोग करते रहते हैं। तो ठीक है, पर दर्द अपनी और पीड़ा अपनी हम बता रहे हैं, बस यही मेरा कहना है, यही एग्रावेशन है हमारा। तो साथियों से निवेदन है कि भाई तुम एकजुट हो करके और सब लोग जो है निवेदन करो इन लोगों से, इन्हें कहो, और ये सब जो भी प्रदर्शन वगैरह करने हैं उन्हें करो शांतिपूर्ण तरीके से, और इन्हें बताओ और मिलो लोगों से, शिष्टमंडल ले करके जगह जगह बड़े बड़े शहरों में, ये जहाँ भी जिसको भी टाइम मिला। हम BMS ऑफिस में भी हमने मीटिंग की थी कि भाई तुम जो है तुम्हारी सरकार है, तुम RSS से रिलेटेड हो, सरकार से रिलेटेड हो, तो इस समस्या को करवाओ हमारी सोल्व। तो उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे, हम करवाएंगे, हम लगे हुए हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन अभी तो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं। हमने उन्हें भी कहा था कि हमें फाइनेंस मिनिस्टर से मिलवा दो, लेकिन चलो जो भी होगा। हम तो लगातार प्रयासों में पता नहीं कितने लोगों से हम वार्ता भी कर चुके, हम लगातार जो है कॉन्टैक्ट में हैं सभी अपने एक्टिविस्ट साथियों से और लीडर्स से भी। यही मेरा आज का संदेश था। धन्यवाद साथियों। RK त्यागी, गाजियाबाद, NCR दिल्ली। नमन और क्रांतिकारी अभिवादन, सैल्यूट सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर और बैंक पेंशन एक्टिविस्ट को। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम नमः शिवाय, ओम जय हो। थैंक यू RK त्यागी।